नमस्कार, आप सुन रहे हैं आपका अपना रेडियो चेतना रेडियो 90.4 एफएम। बच्चे का घर में आगमन हर्षोल्लास का माहौल बना देता है और क्यों ना हो, एक नन्ही सी किलकारी से सबके चेहरे पर एक खुशी छलक पड़ती है। मन में बसा खुशियों का गाँव, सतरंगी सपनों की धूप छाँव। घर आएगा छोटा सा मेहमान, प्यारी दुलारी नन्ही सी जान, प्यारी दुलारी नन्ही सी जान। चेतना रेडियो यूनिसेफ के सहयोग से आपके लिए एक विशेष कार्यक्रम 26 जून से 30 जून तक लेके आ रहा है, नवजात शिशु की देखभाल। एक नन्हे से शिशु का आगमन हमारे घर में खुशी ले आता है, लेकिन ये कितना महत्वपूर्ण है और क्या क्या बातें हमें इसकी ध्यान रखनी चाहिए इस नन्हे से जान के लिए, ये हम हमारे इस कार्यक्रम के अंतर्गत अपने श्रोताओं को बताएंगे। और इस विशेष कार्यक्रम के लिए चेतना रेडियो के स्टूडियो में पधारी हैं डॉक्टर मीनाक्षी। डॉक्टर मीनाक्षी एक गायनिक है, स्त्री रोग विशेषज्ञ, और ये हमें अपने श्रोताओं को बताएंगी कि नवजात शिशु की देखभाल कैसे करनी चाहिए। मैं आशा करती हूँ कि मेरे जितने श्रोता ये कार्यक्रम सुन रहे हैं वो ज़रूर लाभ उठाएंगे, क्योंकि बच्चे होते ही हैं हमारे सब की जान। तो डॉक्टर साहब, आप हमारे श्रोताओं को ये बताइए कि बच्चा नवजात जो है उसका किस हिसाब से हमें कैसे ध्यान देना चाहिए। और नवजात, मैं जहाँ तक समझती हूँ, बच्चे के जन्म से लेके 28 दिन तक जो शिशु होता है उसे हम कहते हैं नवजात शिशु। तो आप क्या ध्यान रखना चाहिए, संक्रमण क्या क्या हो सकते हैं, कैसे, जो भी बच्चों से रिलेटेड चीज़ें हैं वो आप हमें हमारे श्रोताओं को ज़रूर बताएं। नमस्ते। आज के इस कार्यक्रम में हम चर्चा करेंगे कि नवजात शिशु की देखभाल कैसे की जाए और उसमें क्या क्या महत्वपूर्ण चीज़ें होती हैं जिनका हमें ध्यान रखना चाहिए। देखिए, जब जूँ ही डिलीवरी होती है, प्रसव के बाद बच्चा पैदा होता है, उससे लेकर 28 दिन तक का जो समय होता है वो नियोनेटल पीरियड होता है। यानी उस समय जो बच्चा नवजात शिशु है उसे हम न्यूबॉर्न कहते हैं, नवजात शिशु कहते हैं। तो उस सामान्य अगर स्थिति में जो बच्चे का वजन होता है वो 2 किलो 800 ग्राम से लेकर के 3 किलो के आसपास होता है हमारे भारत में। तो अगर सामान्य बच्चे की बात की जाए तो उसमें क्या क्या हमें ध्यान रखना है और क्या क्या जो आवश्यक बातें हैं, जैसे स्तनपान है, बच्चे को इन्फेक्शन से बचाना है, फिर बच्चे में कौन कौन से खतरे के संकेत होते हैं और खतरे की स्थिति में हमें क्या करना चाहिए। तो न्यूबॉर्न केयर पर आज हम चर्चा करेंगे, वो सामान्य स्थिति में। और जब बच्चा जन्म से पहले पैदा होता है, 2 किलो 800 ग्राम से कम होता है, 2.5 किलो से कम होता है, तो उसे हम प्री मैच्योर बेबी या लो बर्थ वेट बेबी कहते हैं। उसमें थोड़ी ज़्यादा सार संभाल की ज़रूरत होती है। तो अब हम सामान्य स्थिति में जब न्यूबॉर्न नवजात शिशु होता है उसकी बात करते हैं, तो सबसे पहले यह कि जैसे ही डिलीवरी होती है तो गर्भनाल काट कर माँ से बच्चे को अलग किया जाता है। तो उस समय से ही हम इस बात का ध्यान रखते हैं कि शिशु में किसी प्रकार का संक्रमण न हो जाए। उसके लिए हम 5 क्लीन्स, यानी क्लीन हमारे जो हाथ हैं वो साफ़ होने चाहिए, जिस चीज़ से हम गर्भनाल को काटते हैं वो साफ़ होना चाहिए, जो सतह है जिस पे हम बच्चे को सुलाते हैं शिशु को वो साफ़ होनी चाहिए, और जिससे हम गर्भनाल बांधते हैं वो भी साफ़ होना चाहिए, टाई जिसे बोलते हैं, और जिसे कट करते हैं वो भी सिजर है या चाकू है, जो भी
परिस्थिति में जहाँ भी डिलीवरी हो रही है तो 5 क्लीन्स की हम अनुपालना करते हैं। तो ये किस लिए की जाती है कि नए जन्मे शिशु में किसी प्रकार का इन्फेक्शन नहीं हो, संक्रमण नहीं हो। उसी स्थिति की पालना हम आगे भी करते हैं और हमें करनी चाहिए, क्योंकि बच्चे में इन्फेक्शन जो है वो इसलिए ज़्यादा होता है क्योंकि उसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता उतनी नहीं होती। बाद में जो बड़ा होगा तो रोग प्रतिरोधक क्षमता या इम्यूनिटी जो होती है वो विकसित हो जाती है, उसे विकसित होने में समय लगता है। तो ऐसे में बच्चे को त्वचा का इन्फेक्शन हो सकता है, नाक, आँख, मुंह कहीं से भी इन्फेक्शन हो सकता है, उससे डायरिया हो सकता है यानी कि दस्त लग सकते हैं, न्यूमोनिया, फेफड़े का श्वसन तंत्र का इन्फेक्शन हो सकता है, बुखार चढ़ सकता है, एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस यानी कि आँख में संक्रमण हो सकता है जिससे पानी निकलना या डिस्चार्ज होना, गील टाइप की आने लग जाती है आँख में। तो इसी तरह से इन सारे इन्फेक्शन से हमें अपने नवजात शिशु को बचाना है, तो उसके लिए हमें संक्रमण का विशेष ध्यान रखना होगा। उसके लिए हमें क्या क्या करना है? माता या कोई भी जच्चा बच्चा की परिचर्या में लगा हुआ इंसान बच्चे की देख रेख जो कर रहा है, तो अगर वो शिशु को छूता है तो उसे अपने हाथों को अच्छे से धोना चाहिए। शिशु को छूने से पहले हाथों को धोना चाहिए, सैनिटाइज करना चाहिए। जिस भी कमरे में जच्चा बच्चा रहते हैं वो कमरा या वातावरण संक्रमण मुक्त होना चाहिए, और जिस भी सतह पर चद्दर है, जो भी कपड़े बच्चे को ओढ़ने में, बिछाने में या पहनाने में काम में लिए जाते हैं, जो उसकी नैपी हैं वो भी साफ़ होनी चाहिए। आप उन्हें अच्छे से धोइए, धूप में सुखाइए, और सेवेलॉन जैसे डिटोल कोई भी एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन आप उनके धोने के पानी में डाल सकते हैं, और बार बार जैसे नैपी वगैरह भी बदलनी चाहिए। और एक बात का विशेष रूप से ध्यान रखना है कि बहुत ज़्यादा लोग शिशु को न छुएं। जच्चा बच्चा की परिचर्या में 1 या 2 लोग ही रहें, और क्योंकि कोई भी ऐसा जो व्यक्ति है जिसे कोई बीमारी है, चाहे जुकाम बुखारी क्यों ना हो, किसी भी तरह की कोई बीमारी है, तो वो माता के और नवजात शिशु के संपर्क में न आए। जिस भी कमरे में बच्चा रहे वो संक्रमण मुक्त होना चाहिए, हवादार होना चाहिए, उसका टेम्परेचर सही होना चाहिए। अगर गर्मी बहुत ज़्यादा है तो उसका टेम्परेचर गर्मी के हिसाब से होना चाहिए, उसे हमें कूलर पंखा सब चला कर रखना चाहिए, वरना नवजात शिशु को बुखार आ जाता है। और अगर बहुत ज़्यादा सर्दी है तो बच्चे को हाइपोथर्मिया यानी कि निम्न तापमान की जो स्थिति है उससे बचा कर रखना है, कंबल से ढक कर रखना है। और अगर कोई भी व्यक्ति बीमार है तो वो उस रूम में नहीं आए, उस कमरे में नहीं आए। और अगर किसी को छींक आती है, खांसी आती है, तो वो बच्चे से छींकते समय, खांसते समय दूर रहे। ठंडी हवा से बच्चे को बचा कर रखना है, क्योंकि नवजात शिशु जो होता है उसमें तापमान विनियमन की भी एक स्थिति होती है। टेम्परेचर कंट्रोल करना पहला कदम होता है, क्योंकि बच्चे में टेम्परेचर कंट्रोल अंदर से उतना ज़्यादा नहीं होता, इसलिए उसको अगर सर्दी है या ठंडी हवा है तो उससे बचाने के लिए साफ, नाजुक, जो ऐसे कहते हैं ना एकदम सॉफ्ट टाइप का मुलायम कंबल उड़ाकर रखना चाहिए। और अगर माँ अपनी त्वचा के संपर्क में बच्चे को रखती है तो जब दोनों का स्किन टू स्किन कांटेक्ट होता है, बच्चे की, नवजात शिशु की त्वचा और माँ की त्वचा संपर्क में आती है, उसे कंगारू केयर बोलते हैं। तो उससे भी बच्चे का विकास अच्छा होता है और बच्चे का जो तापमान विनियमन होता है वो सही होता है, बच्चे का टेम्परेचर कंट्रोल रहता है। तो कम से कम उसको हाइपोथर्मिया से प्रिवेंट करने के लिए बच्चे को ठंडी हवा से बचाना चाहिए, और उसे अगर टेम्परेचर कंट्रोल रहेगा तो उसमें इन्फेक्शन भी कम होगा और श्वसन संबंधी जो बीमारियां हैं वो भी नहीं आएंगी। दूसरी बात, बच्चे की ब्लड शुगर कॉम्प्लिकेशन होने की संभावना भी नहीं रहेगी। जैसे लो बर्थ वेट बेबीज होते हैं या जो प्री मैच्योर बेबीज होते हैं उनमें ज़्यादा ये संभावना होती है कि बच्चा हाइपोथर्मिया में चला जाए या कोई इन्फेक्शन हो जाए। इसलिए जो रूम का टेम्परेचर है वो 20 से 22 डिग्री सेंटीग्रेड या 68 से 72 डिग्री फ़ारेनहाइट तक होना चाहिए। तो ये तो बात थी कि बच्चे को हमें संक्रमण से बचाने के लिए क्या क्या करना चाहिए। अब जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जन्मते ही शिशु को
आधे घंटे के भीतर भीतर स्तनपान करवाना चाहिए। स्तनपान क्या होता है? माँ द्वारा जब बच्चे को दूध पिलाने की प्रक्रिया होती है उसे स्तनपान कहते हैं। अगर नॉर्मल डिलीवरी है तो माँ आरामदायक स्थिति में होती है और वो आधे घंटे के अंदर स्तनपान शुरू कर सकती है। और अगर सिजेरियन प्रसव होता है तो माँ थोड़ी सी उतनी कंफर्टेबल नहीं होती दर्द वगैरह की वजह से, या जैसे स्पाइनल एनेस्थीसिया लगता है तो वो कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ नहीं सकती, तो हम थोड़ा रुक कर 1 घंटे के अंदर अंदर स्तनपान शुरू करते हैं। अगर माँ कंफर्टेबल है तो सिजेरियन की स्थिति में भी हम आधे घंटे के अंदर अंदर बच्चे को स्तनपान शुरू कर सकते हैं। माँ का दूध शिशु के लिए संपूर्ण एवं आदर्श आहार होता है, तो नवजात की पोषण संबंधी सभी आवश्यकताओं की ये स्तन जो माँ का दूध होता है वो पूर्ति करता है। तो शिशु के शारीरिक एवं बौद्धिक विकास के लिए अति आवश्यक क्या होता है? स्तनपान। कैसे होता है ये पूर्ण भोजन? क्योंकि उसके अंदर सभी प्रकार की एनर्जी, कैलोरीज, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, मिनरल्स, विटामिन जो बच्चे को चाहिए, जितने भी पौष्टिक अवयव चाहिए वो सारे बच्चे को माँ के दूध में मिलते हैं। तो नवजात शिशु से लेकर के जन्म के 6 माह तक बच्चे को सिर्फ और सिर्फ माँ का दूध पिलाएं। ऊपर से किसी भी तरह का पानी, तरल पदार्थ या ठोस आहार नहीं देना चाहिए। वो बात अलग है कि माँ किसी कारणवश बच्चे को दूध नहीं पिला सकती या किसी ऐसे संक्रमण से ग्रसित है जब डॉक्टर ने मना किया हो कि आपको इस स्थिति में दूध नहीं पिलाना, तो चिकित्सक की राय से ही फार्मूला मिल्क पिलाए जाते हैं। वरना एक स्वस्थ माँ और सामान्य नवजात शिशु को जन्म के आधे घंटे से लेकर 6 माह तक केवल और केवल स्तनपान कराना चाहिए। स्तनपान बच्चे की रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ाता है, क्योंकि माँ के दूध में एंटीबॉडीज पाई जाती हैं। एंटीबॉडीज वो कोशिकाएं होती हैं जो बाहरी संक्रमण से, वायरस हो, बैक्टीरिया हो या कोई फंगल हो, किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन होता है उससे लड़ने की ताकत बच्चे को देती हैं। और विशेष रूप से जो जन्म के बाद पहला दूध होता है जो गाढ़े पीले रंग का होता है, थोड़ा गाढ़ा होता है, हल्का पीला रंग लिए हुए होता है, उसे क्लोस्ट्रम कहते हैं। क्लोस्ट्रम में बहुत ज़्यादा एंटीबॉडीज पाई जाती हैं, तो उनसे बच्चे को रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत ज़्यादा विकसित होती है और उससे बच्चा ताकतवर बनता है। इसलिए पहला दूध जरूर पिलाना चाहिए, उससे बच्चा बुद्धिमान, इंटेलिजेंट भी होता है। स्तनपान माँ और बच्चे दोनों के लिए लाभकारी होता है। कैसे? बच्चे को वो संक्रमण से बचाता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी तो जो शॉर्ट टर्म तुरंत होने वाले इन्फेक्शन है, संक्रमण है, जैसे डायरिया है, न्यूमोनिया है, फेफड़ों का इन्फेक्शन है, ये इनसे बचता है। और इसी प्रकार से बच्चे में आँख और कान के इन्फेक्शन, जो ईयर इन्फेक्शन होते हैं, वो भी कम होते हैं। फिर क्योंकि रोग प्रतिरोधक क्षमता होगी तो कान का इन्फेक्शन भी कम होगा। और जब बच्चा दूध सक करने की एक जो पावर होती है, सकलिंग, उससे ईयर जो प्रेशर है वो भी नियंत्रित रहता है, मजबूत बनता है। इसी प्रकार लॉन्ग टर्म में कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं जो बच्चे को माँ का दूध पीने से कम होती हैं, उनके चांसेस, जैसे जुवेनाइल डायबिटीज़ है, ल्यूकीमिया है, एलर्जी एंड अस्थमा है, और सबसे इम्पॉर्टेंट एक होता है सिड्स, सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम। उससे भी माँ का दूध उसे सिड्स को रोकता है। माँ का दूध स्तनपान कराने से, माँ का दूध पिलाने से बच्चे में सिड्स, सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम नहीं होता। बच्चा तंदुरुस्त होता है, सुंदर होता है, स्वस्थ होता है। तो इसलिए जन्म के आधे घंटे से लेकर के 6 माह तक बच्चे को सिर्फ और सिर्फ माँ का दूध पिलाएं। माँ और शिशु के बीच में भावनात्मक संबंध जो होते हैं, बॉन्डिंग जो होती है, वो मजबूत होती है।
जिससे दोनों का मानसिक स्वास्थ्य अच्छा रहता है। उसे माँ के जो एक सुखद एहसास होता है उसकी अनुभूति होती है और बच्चे का भी बौद्धिक विकास अच्छा होता है। उससे सुंदर परिवार व सुंदर समाज का निर्माण होता है। ये तो थी स्तनपान की बात। अब शिशु जन्म हो गया। मन में बसा खुशियों का गाँव, सतरंगी सपनों की धूप छाँव। घर आएगा छोटा सा मेहमान, प्यारी दुलारी नन्ही सी जान। अब बात आती है साफ सफाई की, तो बच्चे को नहलाना चाहिए। तो कब नहलाना चाहिए? देखिए, WHO के अनुसार जन्म के 24 घंटे के बाद ही बच्चे को स्नान कराना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर हम उस टाइम बच्चे को नहलाएंगे तो सबसे पहला खतरा हाइपोथर्मिया, यानी बच्चे का जो तापमान होता है वो कम हो जाने की संभावना होती है। बहुत ज़्यादा खतरा होता है हाइपोथर्मिया का, इसलिए बच्चे को हमेशा बचा कर रखना चाहिए। दूसरा, गर्भनाल गीली हो जाएगी। गर्भनाल गीली होने से संक्रमण का डर रहेगा। तो इसलिए बेस्ट तो ये है कि जब तक गर्भनाल नहीं गिरती, सामान्य अवस्था में ये 1 हफ्ते के अंदर अंदर गिर जाती है, तब तक आप बच्चे को वेट वाइप्स, गीले टिश्यू से, या फिर अगर आपको टिश्यू अवेलेबल नहीं है तो आप किसी भी छोटे तौलिए से रुमाल को अच्छे से धोया हुआ हो, जो साफ हो, संक्रमण रहित हो, उसे आप नॉर्मल टेम्परेचर के पानी या गुनगुने पानी में निचो कर, अच्छे से डुबो कर, निचो कर, और उससे आप पोंछ सकते हैं। ध्यान रहे कि जो तौलिया या कपड़ा आप पोंछने के लिए, स्पंज करने के लिए बच्चे को इस्तेमाल कर रहे हैं वो संक्रमण रहित होना चाहिए। उसे आप अच्छे से धोएं, एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन में डालें और धूप में सुखाएं। और बच्चे को साफ सुथरे, ढीले ढाले, आरामदायक कपड़े पहनाने चाहिए। सूती होते हैं, जैसे फलालेन के कपड़े होते हैं, मौसम के अनुरूप पहनाने चाहिए। और देखिए, एक और स्टडीज़ कहती हैं कि जो बच्चे जब माँ के पेट में होता है तो वो एमनियोटिक फ्लूइड में रहता है और उसके अंदर एक वर्निक्स केजियोजा, सफ़ेद सफ़ेद पदार्थ होता है जो बच्चे की चमड़ी पे लगा हुआ होता है। तो वो अगर बच्चे को 2 दिन तक लगा रहता है, तीसरे दिन अगर हम बच्चे को नहलाते हैं तो बच्चे की त्वचा जो रहती है वो मुलायम रहती है। इसलिए बच्चे को 2 या 3 दिन बाद ही नहलाना चाहिए। और इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जो नाभि, जो गर्भनाल है वो संक्रमित न हो। नाभि के इर्द गिर्द ज़्यादा पानी नहीं डालें और जो पानी जिससे नहला रहे हैं उसका तापमान सही होना चाहिए। और नाभि नाल पर कोई भी घरेलू, जो आप माँ, कई बार दादी नानी से सुना था, घी लगाती हैं, हल्दी लगाती हैं, वो नहीं लगानी चाहिए। और कोई भी ऐसी अन्य वस्तु बिना चिकित्सक की सलाह के नहीं लगानी चाहिए। नाभि नाल अगर सूखी रहती है तो वो अपने आप गिर जाती है, एक स्वतः प्रक्रिया होती है। और अगर इसमें से कोई भी डिस्चार्ज आता है, पानी जैसा पीप आती है या ब्लड आता है, तो तुरंत चिकित्सकीय परामर्श लेना चाहिए और उनकी सलाह अनुसार ही एंटीसेप्टिक क्रीम लगानी चाहिए। वरना नाभि नाल पर कुछ भी नहीं लगाएं, उसे अपने आप सूखने दें और उसे गीला नहीं करें और अपने आप गिरने दें। अब इसमें बच्चे को नहलाना है, दूध पिलाना है। माँ का दूध पिलाने के बाद बच्चे को कंधे पे सीधा लेकर उसकी पीठ को धीरे धीरे सहलाना चाहिए। उससे बच्चा जो अनावश्यक रूप से हवा दूध पीते टाइम अपने पेट के अंदर लेता है वो निकल जाती है और बच्चे को डकार आती है। माँ आराम से सुन सकती है जब बच्चा अपने उसके कंधे पर होता है और उससे पीठ को सहलाती है, तो वो डकार दिलाकर ही उसे वापस सुलाना चाहिए, वरना बच्चे को दूध पिलाते ही उल्टी हो जाती है। तो अगर माँ ये सब काम नहीं कर सकती तो शुरू में परिवार के सदस्य 1 या 2 जने उसकी परिचर्या में रहकर इन कामों में सहायता कर सकते हैं। परिवार का
कोई भी सदस्य माँ व शिशु की परिचर्या में रहे, वो शिशु के नैपी बदलना, उसकी बार बार जो कपड़े हैं उनको चेंज करना, नहलाना धुलाना, बच्चे को डकार दिलाना, इन कामों में माँ का सहयोग कर सकता है। बच्चा नियोनेट जो होता है, अगर वो आरामदायक स्थिति में है, दूध अच्छे से पी रहा है, तो वो 18 घंटे दिन में सोता है। तो बच्चे को 3-3 घंटे से दूध पिलाना चाहिए। तो अगर बच्चा सो रहा है नींद में, तो माँ उसको उसके तलवों पे गुदगुदी करके, उसके कान के पीछे गुदगुदी करके और उसे जगाकर दूध पिला सकती है। इसमें जो परिवार के सदस्य हैं वो माँ की सहायता कर सकती हैं, पर उनको एक बात ध्यान रखनी है कि अपने जब भी शिशु को छुएं, शिशु को गोद में लें, तो अपने हाथ धोएं, वे खुद भी साफ सुथरे नहाए धोए रहें, नाखून काट कर रखें, और अगर कोई भी घर में बीमार है तो वो जच्चा बच्चा के कमरे में प्रवेश न करें। और माँ और बच्चे की देख रेख में जब सहायता करते हैं तो आपसी जो भी बातचीत होती है, परिवार में जब कोई नन्हा मेहमान आता है तो खुशी का माहौल रहता है, तो एक मानसिक स्वास्थ्य भी माता का अच्छा रहता है। और वो पोस्ट नेटल डिप्रेशन एक बीमारी होती है, जब जच्चा जो होती है वो 1.5 महीने तक जो पीरियड होता है उसमें आराम करती है, तो वो अकेलेपन को महसूस नहीं करती। और दूसरी बात ये भी होती है कि अगर शिशु का कोई भी असामान्य व्यवहार होता है, तो अगर उसे माता नहीं जान पाए, नोटिस नहीं कर पाए, तो जो उसकी परिचर्या या देखभाल में जो भी रह रहा है वो उसे नोट कर सकता है। ये असामान्य व्यवहार क्या क्या हो सकता है? देखिए, अगर सामान्य शिशु है और स्वस्थ है और वो 3-3 घंटे से माता उसे दूध पिला रही है और डकार दिला रही है, सारे नियमों का पालन कर रही है, तो वो दिन में 16 से 18 घंटे आराम से सोएगा। नॉर्मल बच्चा जितना रोता है उतना ही रोएगा। परंतु अगर बच्चे में कोई बीमारी है या कोई ऐसा है तो बच्चा चिड़चिड़ा होगा, और जो खतरे के संकेत आएंगे वो सबसे ज़्यादा क्या आएंगे? बच्चा बहुत ज़्यादा रो रहा है तो हमें ध्यान देने की आवश्यकता है, चिड़चिड़ा है और दूध नहीं पी पा रहा है, या तो वो रिफ्यूज़ कर रहा है, ले ही नहीं रहा है, बहुत ज़्यादा रो रहा है, या वो सुस्त हो रहा है, बच्चे ने दूध पीना बंद कर दिया है, या अचानक से बच्चे को तान आ जाती है, जोर से कन्वल्जन जिसे बोलते हैं ना, बच्चा हिलने लगता है, तो या बहुत तेज उसको बुखार हो, या जैसे बच्चे की सांस बहुत ज़्यादा तेज चल रही हो, 60 जो सांस हैं मतलब पूरे 1 मिनट में उससे ज़्यादा आ रही हैं हमें लगता है, और बच्चे की जब सांस लेता है तो छाती बहुत ज़्यादा अंदर जा रही हो, उसे कहते हैं इनड्रॉइंग ऑफ चेस्ट। या फिर बच्चा एकदम सुस्त पड़ा है, लिम्प जिसे बोलते हैं, बच्चे का रंग एकदम पीला पड़ गया है या सफ़ेद है या नीला पड़ गया है, तो ये हमें क्या संकेत देते हैं कि हमें तुरंत चिकित्सकीय परामर्श लेना है। और भी ऐसी कई लक्षण होते हैं जब हमें बच्चे को चिकित्सकीय परामर्श की तुरंत आवश्यकता होती है, या जिसे हम खतरे के संकेत कह सकते हैं। जैसे बच्चे को बार बार उल्टी हो रही है और उल्टी में ब्लड आ रहा है, खून आ रहा है, या बच्चे की लैट्रिन में ब्लड आ रहा है, या फिर जैसे बच्चा, देखिए लैट्रिन जब दूध पीता है तो नॉर्मल आंत का रिफ्लेक्स होता है कि बच्चा 8 से 10 बार दिन में लैट्रिन जा सकता है। बच्चा पेशाब भी बार बार करता है, तो उसमें हमें डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। या कई बार बच्चे 2-3 दिन तक लैट्रिन नहीं जाते, तो वो उनके बाउल हैबिट्स डेवलप होते होते टाइम लगता है। तो इसलिए नवजात शिशु में हमें इनसे घबराने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर लैट्रिन में ब्लड आता है, बच्चे की पॉटी में ब्लड आ रहा है, तो हमें तुरंत चिकित्सकीय परामर्श लेना चाहिए। और इस तरह का, जैसे मैंने खतरे के संकेत बताए, जिसमें सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण है, सांस का तेज चलना, बुखार होना, दूध नहीं पीना, सुस्त हो जाना, बच्चे का रंग में परिवर्तन हो जाना, या तो बहुत ज़्यादा पीला दिखे या नीला दिखे या सफ़ेद दिखे, या बच्चे की जो इनड्रॉइंग ऑफ चेस्ट, छाती है वो अंदर धंस रही हो, या बहुत तेज़ तेज रो रहा हो, तो ये खतरे के संकेत हैं। इसमें आपको तुरंत अपना जो आपके आसपास कम्युनिटी हेल्थ वर्कर जो भी है वो उस देखकर तुरंत भाप जाएगा। उसको आप CHC, PHC, नज़दीकी आपके पास जहाँ भी नवजात शिशु को देख रेख के लिए जो भी चिकित्सकीय परामर्श उपलब्ध हो वहाँ ले जाना चाहिए। वो आपको आगे रेफ़र करेंगे जहाँ शिशु रोग विशेषज्ञ हो, और अगर उन्हें लगेगा तो वो टर्शरी सेंटर, जिला स्तरीय या उप जिला स्तरीय, जहाँ भी NICU स्पेशल यूनिट होती हैं बच्चे की, नियोनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट, वहाँ आपको रेफ़र करते हैं, तो आपको बच्चे को तुरंत लेकर जाना चाहिए। इस
इस प्रकार जितनी हमने चर्चा करी सब बातों का ध्यान देकर हम अपने बच्चे को इस नवजात शिशु वाला जो एक समयावधि होती है, नियोनेटल पीरियड होता है, उससे हम बहुत अच्छे से उसको स्वस्थ रख सकते हैं, उसका विकास हो सकता है और वो अनावश्यक किसी भी प्रकार के संक्रमण में नहीं फंसता, ना उसे किसी प्रकार की बीमारी घेरती और बच्चे का विकास अच्छा होता है। आप सुन रहे थे नवजात शिशु की देखभाल कार्यक्रम के अंतर्गत डॉक्टर मीनाक्षी। डॉक्टर मीनाक्षी एक स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं। आशा करती हूँ मेरे समझ श्रोता जो ये कार्यक्रम सुन रहे हैं उन्हें ज़रूर पसंद आया होगा ये कार्यक्रम, और उनके मन में अगर फिर भी किसी बात को लेके कोई प्रश्न उठता है तो आप हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर पर ज़रूर व्हाट्सएप कीजिए। हम आपके व्हाट्सएप मैसेजेस का हमारे विशेषज्ञ से पूछ के जवाब ज़रूर देंगे। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7597232022। आज के इस कार्यक्रम को यहीं मैं विराम देना चाहूँगी। कल फिर बच्चों के ही रिलेटेड एक नई चीज़ लेकर पुनः हाजिर होंगे इसी समय सुबह 8 बजे। और फिर बता दूं अपने श्रोताओं को कि यह कार्यक्रम आप सुबह 8 बजे और इसका पुनः प्रसारण हम करेंगे दोपहर 2 बजे। तो डॉक्टर साहब, आप चेतना रेडियो में आए, हमारे श्रोताओं को इतनी अच्छी जानकारी दी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।